आपको कभी ऐसा लगा है कि आपके पास कोई है जिसे आप तो नहीं देख पा रहे लेकिन वो आपको अच्छी तरह देख रहा है? कोई है जिसकी मौजूदगी आप में एक ठंडा सा एहसास पैदा कर देती है और आपके शरीर में एक सिहरन सी दौड़ा देती है, जैसे जैसे मिस मार्था की इस दास्तान को सुनकर होता है, उनकी नई धुन की दास्तान, अमिताभ वर्मा की कलम से और उन्हीं की जुबान से एक कहानी उनके बारे में जो जिंदा नहीं होते, जिन्हें भूत कहते हैं, पर जो हमारे वर्तमान का हिस्सा बनकर हमारे भविष्य को तबाह कर देते हैं। छम 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 पानी बरस रहा है तो बरसता ही जा रहा है, पागलों की तरह। कहीं इतनी भी बरसात होनी चाहिए? घर में ही बैठे रहिए, कहीं बाहर नहीं जा सकते। भूख लगे तो चाय बनाकर पीते रहिए। चाय बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, पर कप धोना, बर्तन साफ करना, पत्ती फेंकना किसी जंजाल से कम होता है क्या? ऊपर से होम डिलीवरी वाला अलग पैंतरे दिखाता है, मानो खाना नहीं पहुंचाता, एहसान करता है। 300 रुपये से कम का ऑर्डर नहीं लेता और बरसात का बहाना कर 2-2 घंटे बाद खाना पहुंचाता है। कल डांटा तो ढिढाई पर उतर आया, पूछने लगा वापस ले जाऊं? 2 महीने पहले एक बार वापस किया था तो 1 सप्ताह तक ऑर्डर ही नहीं लिया था। वो तो उस समय बरसात नहीं थी, सो बाहर खाकर काम चल गया था। भूखे पेट स्क्रिप्ट भी तो नहीं लिखी जाती, गीत भी दिमाग में नहीं उतरते। ये स्क्रिप्ट गीत वगैरह सब छलावा है। 6 महीने होने को आए, अब तक अपने नाम से न तो एक भी गीत बिका और न ही कोई स्क्रिप्ट। क्या क्या सुना था। बंबई में हर साल 300 फिल्में बनती हैं, हुनरमंद के यहाँ बेकार रहने का सवाल ही नहीं है। सब बकवास है। जो फिल्में बनती हैं उनमें से 90% घटिया होती हैं और बाकी 10% भी अक्सर मौलिक होने की बजाय चुराई हुई होती हैं। कथानक, संगीत, दृश्य पूरे या थोड़े बहुत किसी न किसी देसी विदेशी फिल्म पर आधारित होते हैं। अगर खोटा सिक्का बाजार में चल गया तो उस पर करोड़ों रुपए न्यौछावर कर देगी, लेकिन खरे सिक्के को दुरदुरा कर धूल में फेंक देगी। वाह रे हमारी बंबई की फिल्मी दुनिया। वाशी में ये एक कमरे का सेट लेते समय क्या क्या सपने देखे थे। 11 महीने की पगड़ी के तौर पर 2.5 लाख रुपए थमाते समय यही सोचा था कि 11 महीने खत्म होंगे बाद में और मैं पहले ही खालिस मुंबई के किसी संभ्रांत मोहल्ले में घर ले लूंगा। क्या पता था जो फिल्मी दिग्गज टीवी चैनल पर मेरी खुलेआम इतनी तारीफ कर रहे हैं वे ही टाल मटोल करने लगेंगे, बहाने ढूंढने लगेंगे। दगाबाज कहीं के। मैं जानता हूं कि इस तरह सोचने से कोई हल नहीं निकलने वाला। यह भी जानता हूं कि मेरा परिवार लाख धनी सही, वो 4-6 महीने और मुझ पर खर्च करने के बाद थमकर पूछेगा, बेटा बात कुछ बन नहीं रही तो घर वापस आकर बिजनेस क्यों नहीं संभालते? ठीक भी तो है। यहां कब तक लावारिस पड़ा रहूंगा? कब तक रोज सुबह ब्रेड अंडा और रात को चाउमीन खाकर सोता रहूंगा? कब तक फिल्मी पार्टियों में बिन बुलाए घुसने की कोशिश करता रहूंगा? वापस ही जाना होता तो यहां आता ही क्यों? लेकिन जब यहां कुछ हो ही नहीं रहा तो अंधे कुएं में कब तक छलांग मारता रहूं? भरी दोपहर में कैसा अंधकार उतर आया है, जैसे शाम के 6 बज रहे हों। आसमान काले धूसर बादलों से पटा पड़ा है। दूर ऊंचे ऊंचे पेड़ हवा में लहरा रहे हैं। सड़क पत्तों और डालियों से पटी पड़ी है। सुना है कल इधर ही कहीं एक पेड़ भी गिर गया था, 2 कारें बर्बाद हो गई थी। इस बीच बरामदे की जाली पर एक कबूतर आकर बैठ गया है। मुझे संशय से देख रहा है।
पर उड़कर कहीं और नहीं जा रहा। बरसात में कुत्ते भी बाहर नहीं निकलते, भीगने से हिचकते हैं। सिर्फ आदमी ही है जो तब भी बाज नहीं आता, निकल पड़ता है कफन सिर पर बांधे, पैदल, कार में, बस में, मोटरसाइकिल पर, हॉर्न बजाता, मानो एक क्षण की भी देर हो गई तो बड़ा भारी अनर्थ हो जाएगा। सभी कौन, एक से एक कर्कश, कान में चुभने वाला, माधुर्य से, संगीत से, कोमलता से, तो जैसे किसी का भी दूर दूर तक वास्ता ही नहीं। नजर तुम बिन तरसती है, मोहब्बत हाथ मलती है। पियानो पर यह धुन मिस मार्था बजा रही होंगी। मुझसे ठीक ऊपर 13वीं मंजिल पर रहती हैं वो। जब भी मैं उदास होता हूं, पता नहीं उन्हें कैसे मालूम पड़ जाता है, और वे किसी ऐसे गीत की धुन बजा देती हैं जो मुझे बरबसी सब भूल भाल कर किसी एक दूसरी दुनिया में ले जाता है। एक मीठी सी महक छा जाती है मेरे इर्द गिर्द। जहां भी है आजा मेरे पास। कितनी अच्छी तरह, कितनी सफाई से वे धुन को अंतरे की ओर मोड़ रही हैं। नैना बरसे रिमझिम रिमझिम। धुन कभी स्पष्ट सुनाई देती है और कभी बरसात के शोर में गुम हो जाती है। मिस मार्था से मैं 3 बार ही मिला हूं। पहली बार तब जब मुझे यहां आए 3-3.5 महीने हुए थे। मैं दिन भर गीतकारों, निर्माताओं, निर्देशकों के दफ्तरों के चक्कर काट कर, आश्वासन बटोर कर, देर रात खाली हाथ घर लौटा था। नशे में भी था, थका भी था, बस नहाकर बिस्तर में घुस जाने वाला था। बाथरूम में घुसा ही था कि बिजली गुल हो गई। घुप अंधेरे में हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। खड़ा खड़ा सोच रहा था कि क्या करूं, कि तभी पहली बार पियानो का संगीत सुनाई दिया था, जैसे कोई बगल के कमरे में ही बजा रहा हो। मैंने वो धुन पहली बार सुनी थी। विदेशी थी, बड़ी मधुर, पर बहुत उदास। मैं सम्मोहित सा न जाने कितनी देर संगीत सुनता रहा था। फिर संगीत जैसे आरंभ हुआ था वैसे ही समाप्त भी हो गया था, यकायक। या शायद बिजली आ गई थी और मैं संगीत की जगह स्नान पर ध्यान देने लगा था। नहाकर निकला ही था कि घंटी बजी थी। रात 12 बजे कौन आया होगा? शायद बहादुर होगा, कोई बिल या सर्कुलर देना चाहता होगा। सोचते हुए मैंने लापरवाही से तौलिया लपेट दरवाजा खोला था। बाहर एक महिला खड़ी थी। मैं सकपका गया था। तौलिए को ठीक से पकड़कर कहा था, अंदर आइए। वे थोड़ी देर मुझे देखती रही थीं, जैसे आंखों के भीतर झांक रही हूं। मेरे विपरीत उनका संपूर्ण शरीर कपड़ों से ढका था। हाथों में लंबे दस्ताने थे, सिर पर स्कार्फ था, गले में भी कुछ लपेटा हुआ था उन्होंने। केवल उनकी आंखें, नाक और गालों का कुछ हिस्सा ही दिख रहा था मुझे। वैसे भी मैं तो झेपा हुआ था ही, भला उन्हें क्या देखता। मैंने फिर कहा था, अंदर आइए। वे बोली थी, नहीं, हम तुमको सॉरी बोलने के वास्ते आया था। हमको ख्याल नहीं रहा कि इतना रात गुजर गया है और हम मैट के माफिक इतना जोर से पियानो प्ले कर दिया। मेरी खुशी का ठिकाना न रहा था। वो पियानो आप बजा रही थी, बिल्कुल हेवनली था। मैं तो सब भूलकर पियानो सुनता रहा। मेरे मुंह से अचानक ही निकल पड़ा था, तुमको अच्छा लगा? वे मेरी ओर थोड़ा झुक गई थीं। एक मीठी सी खुशबू का झोंका मुझे मदहोश करने लगा था।
वे शायद समझ गई थीं। मुझे कुछ देर गौर से ताकने के बाद बोली थीं, अच्छा हम जाता है, गुड नाइट। और मेरे उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही ऊपर की सीढ़ियां चढ़ती चली गई थी। मैं बिस्तर पर इस उम्मीद के साथ लेट गया था कि शायद मध्यम ही सही पियानो की मधुर आवाज फिर सुनाई दे, पर आवाज नहीं आई। नींद न जाने कब आ गई थी। कुछ दिन गुजरे होंगे। फिल्मी दुनिया में प्रवेश की मेरी जद्दोजहद ज्यों की त्यों जारी थी। एक बड़े गीतकार को प्रेरणा हेतु कुछ गीत चाहिए, किसी ने बताया था। उसने यह भी बताया था कि बड़े गीतकार किस तरह शब्दों में मामूली हेर फेर करके उस गीत के लाख रुपए तक ले लेते हैं और बेचारे असली गीतकार को सिर्फ 200-400 रुपयों में टरका दिया जाता है। कुछ वैसा ही हाल स्क्रिप्ट लेखन का भी है। यहाँ तक कि बड़े गायक गायिका भी पहले किसी होनहार गायक गायिका के स्वर में उस गाने की स्क्रैच रिकॉर्डिंग सुनते हैं और फिर थोड़ा फेर बदल कर गा देते हैं। संगीतकार डमी बाजों के साथ साजिंदे बिठाकर बड़े ऑर्केस्ट्रा के पैसे वसूलते हैं। मतलब फिल्मी दुनिया में कलाकारों और लेखकों का शोषण होता है। यहाँ अनगिनत होनहार गुमनामी की जिंदगी जीते भी हैं और गुमनाम ही मर भी जाते हैं। कोई किसी चौल में, कोई झोंपड़े में और कोई बदनसीब सड़क पर ही दम तोड़ देता है। मैंने अभी गीत की पहली पंक्ति ही रची थी कि मेरा मन अवसाद से भर गया। क्या मेरा भी यही हश्र होगा? मैं क्यों लिखूं किसी दूसरे के लिए? अगर ऐसा ही है तो वापस जाना क्या बुरा है? लेकिन वापस जाऊं भी तो कौन सा मोह लेकर? क्या बस 4 महीनों में ही हार मान लूं? दांतों में कलम दबाए मैं क्षितिज की ओर देख रहा था कि कानों में पियानो की हल्की हल्की धुन सुनाई पड़ी। धुन निस्संदेह विदेशी थी और पहले की ही तरह मधुर और उदास थी, जैसे कोई अपनी प्रियतमा से अंतिम बार मिल रहा हो। मेरे मस्तिष्क में अनायास ही कब्रिस्तान का दृश्य उभर आया। कमरे में मीठी सी महक फैल गई। मैंने कलम मुंह से निकाली और झटपट गीत लिखने लगा। प्रथम प्रयास में ही इतना अच्छा गीत मैंने कभी नहीं लिखा था। उस रात मिस मार्था मुझसे दूसरी बार मिली। बात जीने में ही हुई। वे शायद 50 वर्ष की रही होंगी। वे पहले फिल्मी संगीतकारों के दल में थीं। उन्होंने अपना नाम भी उसी दिन बताया। मैंने उनसे आग्रह किया कि वे हिंदी फिल्मी गीतों की धुन भी बजाया करें। वे बड़ी संकोची थीं। वे यही जानने को व्यग्र थीं कि अब मैं पियानो की आवाज़ से डिस्टर्ब तो नहीं होता और उनकी मित्र मंडली की थमा चौकड़ी और शोर शराबे से मेरी नींद तो खराब नहीं होती। उसी दिन पहली बार मुझे पता चला कि ऊपर कोई धमा चौकड़ी भी होती थी। मुझे तो सदा शांति का ही अनुभव होता था। एक क्षण को ख्याल आया कि मिस मार्था शायद मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दें, लेकिन फिर तुरंत ही दूसरा ख्याल आया, अगर वे इतना ही दबदबा रखती तो खुद ऐसी हालत में क्यों रहती? अब तो वे शायद ही कहीं काम करती होंगी। उनकी ज़रूर किसी संगीत निर्देशक या गीतकार या किसी बड़े आदमी से अनबन हुई होगी। उनका जिक्र यकीनन मुझे समृद्धि नहीं विनाश की ओर ले जाएगा। मैंने उनकी चर्चा किसी से भी नहीं की। भला अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी क्यों मारता? मेरा वो कब्रिस्तान वाला गीत एक सम्मानित गीतकार ने बतौर प्रेरणा स्रोत 1000 रुपये में खरीद लिया। उसने भविष्य में भी गीत देते रहने को कहा। उस समय तो बड़ा अच्छा लगा, पर 1 महीने बाद जब पता चला कि गीत की रिकॉर्डिंग बिना किसी फेर बदल के उन गीतकार के नाम से हो गई, तो लगा कि किसी ने गीले हाथ से मुंह पर तड़ा तमाचे रसीद कर दिए हों। एक दिन उस सम्मानित गीतकार से मिला तो मैंने उस गीत का जिक्र छेड़ा। गीतकार बेशर्मी से बोले, ये विस्की देख रहे हो, आरसी की बोतल में भरो तो आरसी के मोल बिकती है और शिवास की बोतल में उड़े लो तो शिवास के दाम बिकती है। समझ गए? मेरे मुंह में थूक भर आया था। इच्छा हुई थी कि फेंक दूं उसके मुंह पे, लेकिन जज्ब करके चला आया था। रात में घर लौटा तो मन गुस्से से भरा था। जी हो रहा था कि सब तोड़ ताड़ दूं, तहस नहस कर डालूं या जो भी मिले उसकी गर्दन मरोड़ डालूं। अपनी विवशता पर बड़ा रोना आ रहा था।
मैं बरामदे से बाहर देखने लगा था कि पियानो पर यह धुन मानो लहराती हुई आकर कानों से लिपट गई थी। झूम झूम ढलती रात। जब तक मैं समझ पाता अंतरा बजने लगा था। हाल है ये मस्ती का, सांस लगी थमने, उतने रहे प्यासे हम, जितनी भी पी हमने। मेरे जहन में मिस मार्था का चित्र उतर आया। वे सिर से पैर तक कपड़ों में ढकी पियानो बजा रही हैं। और क्या, मुझे तो उनके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। बस उन्हें एक दो बार देखा है, उनकी वो अजीब सी खुशबू सूंघी। तभी घंटी बजी थी और मैं समझ गया था कि मिस मार्था ही आई होंगी। दरवाजा खोला था, वही थी। उनका चेहरा कितना गोरा था, जैसे संगमरमर का हो। वे मुझे कुछ कहती, उससे पहले ही मैंने कह दिया था, मिस मार्था, आज मेरे गाने की रिकॉर्डिंग हुई है। मतलब नाम तो किसी और का है, पर गाना मैंने लिखा है। जब मार्केट में आएगा तो ज़रूर बजाइएगा। उन्होंने कहा था, ऐसे ही होता है, हम ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। मिस मार्था, आप हमेशा सैड ट्यून क्यों बजाती हैं? मैंने पूछा था। सैड हैप्पी कुछ नहीं होता, हमारा माइंड सैड हैप्पी होता है। बोलकर वे चली गई थीं, खुशबू का गुबार छोड़ती। अकेली जान। बुदबुदाते हुए मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया था। दोपहर के 3:30 बज रहे हैं। होम डिलीवरी वाला अब तक नहीं आया है। भूख से आते कुल बुला रही हैं। उधर बरसात थमने क्या, मंद पड़ने का भी नाम नहीं ले रही। नैना वर्षे कभी का खत्म हो चुका है और पियानो पर अब नई धुन बजने लगी है। धुन जानी पहचानी है। अरे, ये तो उसी गीत की है जो मैंने लिखकर उस सम्मानित गीतकार को नजर कर दिया था। ये गीत तो अभी बाजार में आया ही नहीं। मिस मार्था को इसकी धुन कैसे पता चल गई? इसका मतलब मैंने उन्हें गलत समझा था। वे अभी फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय हैं। शायद इस गीत की रिकॉर्डिंग में उन्होंने ही पियानो बजाया हो। शायद वे मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा सके। कितना अच्छा बजा रही हैं। मुझसे रहा न गया। आनन फानन में दरवाजा खोल एक बार में 2-2 सीढ़ियां फलांगता मैं 13वीं मंजिल पर पहुंच गया। उनके फ्लैट का दरवाजा खुला था। अंदर बहादुर था। मैंने अपनी व्यग्रता पर काबू पाने की चेष्टा करते हुए कहा, मैं मिस मार्था से मिलने आया हूं। बहादुर बेवकूफों की तरह मेरा मुंह ताकता रहा, फिर बोला, ये फ्लैट तो बहुत साल से खाली पड़ा है। उस जाहिल से बहस लड़ाना बेकार था। मुझे मेरा गीत स्पष्ट सुनाई दे रहा था। मिस मार्था की खुशबू मैं साफ महसूस कर रहा था। बहादुर को लगभग ठेलते हुए मैं कमरे में घुस गया। ड्राइंग रूम बिल्कुल खाली था। यही हाल दूसरे कमरे का भी था। मिस मार्था बालकनी में पियानो बजा रही थी। मुझे देखकर बस सिर हिलाकर आने का इशारा कर पियानो बजाती रही। मेरा गीत। मैं पियानो के पास पहुंच गया। पियानो और मिस मार्था दोनों थोड़ा आगे खिसक गए। मैं फिर आगे बढ़ा। पियानो और मिस मार्था अब हवा में थे। संगीत था कि थम ही नहीं रहा था और मधुर होता जा रहा था। मंत्र मुक्त सा मैं आगे बढ़ा और आगे। अब मैं बरामदे को पार कर हवा में कदम रख रहा था। मिस मार्था एक हॉल की छत के पास थी, सफेद कपड़ों में लिपटी। मैं भी उनके पास था। नीचे टाइल लगे फर्श के कोने में स्ट्रेचर पर मेरा निर्जीव शरीर पड़ा था। शबगृह की मीठी गंध मुझे मदहोश कर रही थी। पियानो पर मेरे गीत की धुन हवा में अब भी गूंज रही थी।